भारत के इतिहास में आज हम दूसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे। जिन्होंने हमारा पहला पार्ट नहीं दिखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। तो हमारे दूसरे पार्ट में आधुनिक भारत के इतिहास में दूसरे पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे कि 1857 का विद्रोह। तो और इसमें हम डिस्कस करेंगे, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे भारत में होता है और उनका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यहाँ इस्टेब्लिश हो जाता है, और सारा चीज़ उसमें हम लोग देखते हैं फ्रांसीसी कंपनियों की स्थापना कैसे होती है और पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन होता है, सारा हम यहाँ पर देखेंगे। एंड कर्नाटक का युद्ध किसके मध्य लड़ा जाता है और कैसे भारत में आकर यहाँ पे उन्होंने जो पावर अपना इस्टेब्लिश करता है, जो यूरोपीय कंपनी है जैसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और जो सारी कंपनी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी सब आकर के भारत में अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर इस्टेब्लिश करती हैं और कंपनी स्टार्ट करती हैं। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर फिर इसके बाद स्टार्ट होता है 1857 का विद्रोह। और कई इसमें देखते हैं हम लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो और बंगाल के नवाब गवर्नर के बारे में हमने ये भी पढ़ चुके हैं और सारी चीज़ें इसमें हमने देख चुके हैं। बंगाल के हैदराबाद एंड भारतपुर कर्नाटक एंड प्लासी का युद्ध कब हुआ था एंड अलीनगर की संधि, बक्सर का युद्ध जो 22 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया। इलाहाबाद की संधि के बाद 12 अगस्त 1765 के बाद दो इलाहाबाद की संधि हुई थी। फिर 16 अगस्त 1765 के बाद इस संधि के बाद इलाहाबाद संधि के बाद सारा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ब्रिटिश के हाथ में चला जाता है। तो भारत की बहुत बड़ी यहाँ पे दुर्दशा होती है। तो इसके बाद हम आगे भारतीय इतिहास में एंड आधुनिक इतिहास में आगे हम पढ़ते हैं और भी इसमें सारी दुर्दशा होती है। तो इसके बारे में हम देखते हैं 1757 में आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी ब्रिटिश गेटिंग पावर इन नॉर्थ इंडिया। जो 1757 के बाद ब्रिटिश नॉर्थ इंडिया में अपना पूरा दबदबा बना लेते हैं एंड 1757 से 1857 100 साल तक लगभग यहाँ पे पीसफुल एंड ये बहुत ट्रबल एरिया था इनके लिए। भारत में ये बहुत पीसफुल नहीं था। तो अब 1857 का रिवॉल्ट होता है। इसके बाद इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से रिवॉल्ट और इनके मेजर कॉजेज क्या थे, तो सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में हम देखते हैं कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी क्या है। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का मतलब है कि धन के बहिर्गमन का जो राष्ट्रवादी परिभाषा का यह तात्पर्य है कि भारत में धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में कैसे हस्तांतरित हो जाता है और जिसके बदले में सारा धन भारत से इंग्लैंड में पहुंच जाता है, जिसके बदले में भारत को कोई भी लाभ नहीं मिलता है एंड न कोई आर्थिक, न कोई वाणिज्यिक, न कोई भौतिक कोई प्रतिलाभ भारत को नहीं प्राप्त होता है। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का मतलब है जो भी धन है वो भारत से इंग्लैंड में चला जाता है। इसके महत्वपूर्ण इसके माध्यम भी हैं कि कैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी कैसे स्टार्ट होता है और कैसे ये धन इंग्लैंड में पहुंच जाता है। सबसे बड़ा है महत्वपूर्ण माध्यम है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था, जो ब्रिटिश के लोग थे यहाँ जो नौकरी करते थे और जो सैनिक थे और रेलवे के जो अधिकारी थे उनको वेतन देना, भारत से ही वेतन दिया जाता था और उनको जो है कि जो भी बेनिफिट होते हैं जो उनको इंग्लैंड वालों को सब कुछ बेनिफिट मिलता है और सारा इंग्लैंड में एक भाग जो भी बचता है, जो वहाँ लाभ मिलता है वो एक भाग को इंग्लैंड में भेज दिया जाता है। और जो पेंशन है और अवकाश के भत्तों जैसे ELCL मिलता है उस सारे भत्तों को इंग्लैंड में भुगतान करता था। तो इनका धन का बहिर्गमन भारत की सबसे बड़ी निर्धनता, गरीबी का मुख्य कारण था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को ही ये धन निष्कासन का सिद्धांत को इसके जो प्रतिपादित किया गया था लोगों ने, भारत के लोगों ने इसको कैसे नाम दिया। इसका जो प्रतिपादक थे दादा भाई नौरोजी थे, जिसे कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इसके जो प्रतिपादक थे। तो धन के निष्कासन का अलग अलग सिद्धांत लोगों ने दिया, अलग अलग कहा कि धन के निष्कासन क्या होता है, कि कैसे भारत से सारा धन इंग्लैंड में चला जाता है और हमारा भारत गरीब बन जाता है। तो इसमें जो है कि दादा भाई नौरोजी इसके जो प्रतिपादक थे तो उन्होंने कहा कि इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, एक पुस्तक लिखी गई है 1867 ईस्वी में, तो इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। एंड दूसरा है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 ईस्वी में, इस पुस्तक में भी लिखा गया है। इस सारी पुस्तक की बात हो रही है। तो अन्य कुछ और विचारक थे जिसमें रमेश चंद्र दत्त भी थे। उन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक द्वारा भी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को बहुत अच्छे से समझाया है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी यही बताया है कि उसका माध्यम क्या था,
कैसे भारत से सारा धन इंग्लैंड कैसे जाता था, और सारा जो पेंशन है, अवकाश से भत्ते, सारा जो यहाँ पे इंग्लैंड के लोग वर्क करते थे और उनको हम वेतन देते थे, यहीं से भारत से वेतन दिया जाता, लेकिन इंडिया वालों को कोई लाभ नहीं होता था। उनको न बड़ी पोस्ट में भी रखा भी नहीं जाता था। किसी अगर जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की इस्टेब्लिश हुआ था उसमें जो भी पोजीशन निकलती थी, सारी बड़ी पोजीशन पर इंग्लैंड के लोगों को ही रखा जाता था, जैसे जनरल मैनेजर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, अलग अलग जो ऑफिसर होते थे उस समय, तो उस समय वही लोग रखे जाते थे। भारत के लोगों को नहीं रखा जाता था। तो यही सब चीज़ें ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का इस सिद्धांत है। लोगों ने अलग अलग तरीके से बुक के माध्यम से उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को समझाया है। चलिए फिर हम देखते हैं कि इसके बाद जब इलाहाबाद की संधि समाप्त हो जाती है तो उसी समय 1757 और 1857 के बीच में बहुत ज़्यादा अंग्रेजों का भारत पर आक्रमण होता है। मैस एडमिनिस्ट्रेशन पावर, इकोनॉमिक पावर बहुत ज़्यादा डेवलप कर लेते हैं। तो भारतीयों को एक बहुत निराशाजनक स्थिति आ जाती है और वो भड़क उठते हैं, विद्रोह स्टार्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये 1857 का विद्रोह उसी से रिलेटेड है कि जो कई काजेज हैं, जैसे इकोनॉमिक काजेज, पॉलिटिकल काजेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव काजेज, जो उनको इस यहाँ पे जो इस्टेब्लिश कर लिए थे सारी कंपनियों को, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, सारे पावर को यहाँ पर जो ब्रिटिश राजनीतिक प्रशासनिक जो नीतियाँ हैं यहाँ पे स्थापित कर चुके थे। एंड ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ा था। जो भारत की अर्थव्यवस्था, जैसे कृषि से रिलेटेड यहाँ पे ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जो जिम्मेदारी होती थी, जैसे ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, जो ये राजस्व व्यवस्था थी, इकोनॉमिक हम काजेज की बात कर रहे हैं, अस्थाई बंदोबस्त जो जमींदारी जो व्यवस्था थी, एंड रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, महलवाड़ी व्यवस्था थी। तो जो उसमें जमींदारी व्यवस्था में जो ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जो जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी जमींदार को थी। दूसरे वाले में क्या था कि जो रैयतवाड़ी में जो वहाँ के किसान होते हैं, जो हेड होते हैं, एक एरिया के जो किसान होते हैं, उनको ये पावर दिया जाता था कि जितना भी टैक्स मिले, कर मिले, वो इंग्लैंड को दिया जाए। एंड तीसरे वाले में सबसे ज़्यादा एक गाँव के मुखिया के ऊपर आया था, जिसे कहते हैं महलवाड़ी में ये जो भू राजस्व था उसको देने के लिए। तो ये हमारा भारत बहुत टेंशन में आ गया था कि यार ये कैसे सारा चीज़ हम लोग करें, और गरीबी बहुत चरम पे चल रही थी उस समय। और उसी समय उनके भारतीयों के दिल में एक विद्रोह जागा कि हम उनके खिलाफ विद्रोह करेंगे। तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। जो भू राजस्व व्यवस्था था सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों में लागू कर दिया जाता है, जो रैयतवाड़ी, ये सारी चीज़ें हैं। एंड जो है सारी हम इसके बारे में देखते हैं कि इसके काजेज क्या थे। तो 29 मार्च 1857 को चतुर्थ नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर, पश्चिम बंगाल जिला परगना के मंगल पांडे ने अपने सर्जेंट मेजर बाग की हत्या कर दी थी। उसी समय मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे जाती थी। तो 1857 का मेन काजेज क्या था कि 1857 की क्रांति के समय हम कुछ फैक्ट भी देखते हैं। उस समय जब 1857 की विद्रोह हुआ था तो क्यों हुआ था, इकोनॉमिक काजेज, पॉलिटिकल जो काजेज थे एंड एडमिनिस्ट्रेटिव काजेज थे, जो कारण था वो सारा इस पर लागू होता है। तो उसमें हम कुछ फैक्ट को भी देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे, ये पूछा जाता है, पामस्टन थे। पामस्टन जो उस समय 1857 की वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे 1857 में, इंग्लैंड के, ब्रिटिश के। और वहाँ के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कनिंग थे, भारत के, जो उस समय भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कनिंग थे। उसी समय की ये बात है 1857 में। उस समय अंतिम मुगल सम्राट जो था बहादुर शाह द्वितीय थे। उसी समय जो हमारे जो उस समय मुगल साम्राज्य का यहाँ पे मुगल साम्राज्य की स्थापना थी भारत में, उसी समय जो हमारा अंतिम मुगल साम्राज्य को, उसके अंतिम मुगल सम्राट का शासक भी कहा जाता है बहादुर शाह द्वितीय को। विद्रोह की जो दबाने के लिए सेनापति नियुक्त किया जाता था। अब इस जो विद्रोह भी होता था 1857 का, तो उसके जो नियुक्त किया जाता था उसके कैंपबेल थे, सेनापति थे, उनके द्वारा इस सारा दबाया जाता था। 3 नामों से, जैसे अब 1857 की जो विद्रोह है, अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाता है, जाना जाता है। लोग अलग अलग नामों से इसका नाम दिए। कुछ लोगों ने इसे 1857 का क्रांतिकारी विद्रोह कहा, और कुछ लोगों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह भी कहा। जो प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह है, इसका नाम भी दिया कि 1857 का ये स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम विद्रोह है। और सैनिक विद्रोह भी कुछ लोगों ने नाम दिया, और 1857 का विद्रोह को इसी नामों से जाना जाता है। तो 1857 के विद्रोह के समय जो ब्रिटिश की जो उस समय महारानी थी विक्टोरिया, जो प्रधानमंत्री विक्टोरिया थी उस समय जो महारानी थी उस समय,
और भारत के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे। तो 1857 के विद्रोह की जो अब हम देखते हैं 1857 का जो विद्रोह है वो इसकी योजना कहाँ पे बनाई जाती है। 1857 की जो विद्रोह का योजना जो है कि ये बिठूर में, कानपुर में तैयार किया जाता है। सारे भारतीय वहाँ के जो राजा थे वो वहाँ पे इकट्ठा होते हैं और वहाँ देखते हैं कि हम कैसे इनके खिलाफ विद्रोह स्टार्ट करें। कि सारा इन्होंने जो काजेज थे, इकोनॉमिक काजेज, पॉलिटिकल काजेज, एडमिनिस्ट्रेटिव काजेज, बहुत त्रस्त आ गई थी भारत में बहुत सारे जो राजा महाराजा थे त्रस्त आ गए थे इनके पावर से, ब्रिटिश के पावर से। तो उन्हीं के विद्रोह में इन्होंने योजना बनाई कुछ लोगों ने वहाँ जा करके। तो ये योजना यहाँ पे कानपुर में ही स्टार्ट होता है, बिठूर में स्टार्ट होता है, जिसमें जो नाना साहब और जो अजीमुल्लाह खां थे दोनों लोग वहाँ मिलकर ये तैयार करते हैं कि हम कैसे विद्रोह स्टार्ट करेंगे और कहाँ से स्टार्ट करेंगे। सारा वहाँ पे मसौदा तैयार होता है और ये सारी चीज़ें वहाँ स्टार्ट हो जाती हैं। और इसका 1857 के जो पॉलिटिकल जो कारण थे तो उसमें क्या था कि मुगल सम्राट के अधिकार का जो हरास कर देते थे, जो उनका जो अधिकार था उनको छीन लिया जाता था। और जो लॉर्ड डलहौजी 1856 में अवध के शासक वाजिद अली शाह पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाता है। जो उस समय वाजिद अली शाह थे, उस समय अवध के शासक वाजिद अली शाह थे। 1856 की बात है, अवध को अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाता है और वाजिद अली शाह को कोलकाता भेज दिया जाता है। उनको पेंशन दिया जाता है, वहाँ पे उनको हटा दिया जाता है, वहाँ से मतलब उसके पोस्ट से हटा दिया जाता है। तो इसको कहते हैं राज्यों की हड़प लिया जाता है। जो कुछ राज्यों को हड़प लिया जाता है जिसमें कहते हैं सतारा डिस्ट्रिक्ट, संभलपुर, जयपुर एंड झांसी, उदयपुर को हड़प लेते हैं सारे 1857 की क्रांति में ही। तो सारी चीज़ें जो काजेज थे, एक कारण थे, नाना साहब की पेंशन भी बंद कर दी जाती है, तभी 1857 का विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। ये सारी चीज़ें इनका जो ब्रिटिश पावर का, जो ब्रिटिश शासन का भारत में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसी कारण से इकोनॉमिक कुछ कारण होते हैं। वो इकोनॉमिक कारण में सबसे बड़ा कारण था जो हैवी टैक्सेशन अंडर रेवेन्यू, जो सेटलमेंट था, हैवी टैक्सेशन लगा दिया जाता था। जो किसानों पर भी मैंने बताया कि रैयत माड़ी, ये जो जमींदारी, ये सारी चीज़ें उस पर लगा दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें तो अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक नियंत्रण इलाहाबाद की संधि से जो स्टार्ट हो जाता है, जिसे 1765 ईस्वी से। तो 1765 ईस्वी से ही 65 से मतलब 1757 से 1857 में उसी समय एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। 100 साल तक एक पावर रखते हैं। तब भारतीयों में एक विद्रोह स्टार्ट होता है, 1857 का विद्रोह। उसी को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और आगे भी हम जो फैक्ट्स हैं हम सारे फैक्ट को डिस्कस करते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे उस समय वहाँ के मुगल सम्राट का कौन, भारत में कौन गवर्नर था, जो बहादुर शाह द्वितीय थे। एंड जो लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर ऑफ इंडिया था, उस समय जो गवर्नर कौन था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती हैं। तो हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं और आगे भी इसको हम बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई एंड विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को, तो 1857 को मेरठ में स्टार्ट हो जाता है। ये सारा जो वहाँ पे स्टार्ट होता है, जो कानपुर से, बिठूर से ये सब नाना साहब के द्वारा वहाँ प्रिपेयर होता है, तैयार किया जाता है, मनसौदा तैयार किया जाता है कि कैसे करना है। तो पहला शुरुआत जो है 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट हो जाता है। एंड 1857 के सैनिक विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है एग्जाम में कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था 1857 के विद्रोह में। एंड 1857 के सैनिक विद्रोह के समय इसका नाम दिया गया सैनिक विद्रोह, अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। क्रांतिकारी विद्रोह एंड सैनिक विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह, ये सारा चीज पुकारा जाता था। उस समय मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय थे, जिसे जफर कहते थे। 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र, जो अब केंद्र कौन कौन सा था, उस समय कौन सा केंद्र बनाया गया था, तो ये हम देखते हैं कहाँ से ये जो हमारा विद्रोह है, हमारे भारतीय जो विद्रोह स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे वो हम देखते हैं। केंद्र जो था दिल्ली था। एंड जो भारत के, जो वहाँ के होस्ट जो करता था, होस्टिंग कार्यकर्ता था, जो वहाँ का नायक था, विद्रोह के नेता जो थे बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बख्त खां। ये स्टार्ट होता है 11 मई 1857 को, 11 मई 1857 को स्टार्ट होता है और इसको दबा भी दिया जाता है निकलसन हडसन के द्वारा। अंग्रेजी सैनिक जो थे वो निकलसन हडसन के द्वारा उसको समाप्त कर दिया जाता है इस विद्रोह को। एंड जो 20 सितंबर 1857 तक ये चलता है और ये इसके बाद समाप्त हो जाता है।
दूसरा विद्रोह स्टार्ट होता है लखनऊ में, जिसके होस्ट कर रही थी, जो वहां की मेन नेता थी बेगम हजरत महल बिरजिस कादिर थे। और 30 मई 1857 को ये स्टार्ट होता है। अलग अलग डेट में स्टार्ट होता है, एक ही बार नहीं स्टार्ट होता है कि वहां के कुछ सैनिक वहां पे भी जाके भाग ले सकें। तो एक यहाँ पे भी जैसे दिल्ली में स्टार्ट हुआ, दिल्ली के कुछ सैनिक लखनऊ में आएंगे और वहां पे भी उसमें जो है कि इन्वॉल्व होंगे और इन्वॉल्व होकर के उस जो विद्रोह है उसको स्टार्ट करेंगे। और 30 मई 1857 को ये विद्रोह स्टार्ट होता है और विद्रोह को दबा भी दिया जाता है। केवल हम यहाँ फैक्ट डिस्कस कर रहे हैं, फैक्ट के साथ साथ थ्योरी को भी डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को भी बता रहे हैं। तो कॉलिन कैंपबेल ये जो विद्रोह का दमन उसको समाप्त कर दिया जाता है और उसी 5 मार्च 1858 को ये समाप्त हो जाता है। हम नेक्स्ट देखते हैं, जो झांसी है, झांसी केंद्र है झांसी, तो वहां की मेन होस्टिंग है रानी लक्ष्मीबाई। जो महारानी लक्ष्मीबाई वहां की होस्टिंग थी, वो अपने राज्य को बचाने के लिए, क्योंकि हमारे भारत में अलग अलग राज्य था, अलग अलग शासन था कि जैसे झांसी की रानी वहाँ के अपने साम्राज्य को वहाँ स्थापित कर चुकी थी, लखनऊ में बेगम हजरत ने किया था। तो उसी प्रकार तो वहाँ पे भी सब लोग मिलकर स्टार्ट करते हैं, वहाँ भी विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। सबके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है ब्रिटिश का, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का। तो ये विद्रोह स्टार्ट होता है 4 जून 1857 को। 4 जून 1857 को ये स्टार्ट होता है और इसको दबा भी दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है जनरल ह्यूरोज द्वारा समाप्त कर दिया जाता है 17 जून 1858 को। लगभग 1 साल तक चलता है, लगभग 57-58 नियर अबाउट 1 साल तक ये चलता है। एंड कानपुर में नाना साहब पहले से ही अपना वहाँ पे इन्होंने जो योजना है बना ही चुके थे। 1857 के लास्ट में इन्होंने स्टार्ट किया दिल्ली से और लास्ट में जून में 5 जून 1857 को इन्होंने स्टार्ट कर दिया विद्रोह। और वहाँ के जो विद्रोह को और नाना साहब के द्वारा ही एंड वहाँ के जो विद्रोह का दमन करता जो कॉलिन कैंपबेल थे, उन्होंने इसको समाप्त कर दिया। एंड 6 दिसंबर 1857 को इसको समाप्त कर दिया गया। जून में स्टार्ट हुआ और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दिसंबर तक 6-7 महीने में 1857 इतने दिन तक चला और इसके बाद उसको समाप्त कर दिया गया और उन्हीं के द्वारा समाप्त हो जाता है, अंग्रेजों के द्वारा। फिर जगदीशपुर की बात करते हैं, कुंवर सिंह वहाँ के राजा थे। तो राजा वो 12 जून 1857 को स्टार्ट करते हैं। मेजर विलियम टेलर एवं विसेंट आयर के द्वारा ये समाप्त कर दिया जाता है दिसंबर 1858 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हम बहुत कॉन्सेप्ट तरीके से आपको समझा रहे हैं, तो इस वीडियो को आप 2 से 3 बार जरूर देखें, जिससे कि आपको मॉडर्न इंडिया में कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा और कोई भी अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर भी करें एंड जिसको रिक्वायरमेंट है इस वीडियो का, उसके तक ये वीडियो पहुंचनी भी चाहिए। तो फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे, जो अहमदुल्ला मौलवी थे, जून 1857 को स्टार्ट हो जाता है। वहां के इसको दबा दिया जाता है, कैंपबेल के द्वारा दबा दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। इस जो विद्रोह है 1857 के विद्रोह को खत्म कर दिया जाता है, फैजाबाद के विद्रोह को, और 5 जून 1858 को खत्म कर दिया जाता है। एंड बरेली में खान बहादुर खां वहां के राजा थे, वहां स्टार्ट होता है, होस्टिंग करता थे, बरेली में स्टार्ट होता है। और 6 जून एंड जून 1857 को ही स्टार्ट होता है और कैंपबेल के द्वारा वहीं ये दोनों जगह के, फैजाबाद बरेली दोनों जगह के कैंपबेल, जो वहां के इंग्लैंड के जो ब्रिटिश शासन के जो वहाँ के सैनिक थे, जो वहाँ के राजा थे, उनके द्वारा ये खत्म कर दिया जाता था। 1858 में खत्म हो गया। और तब के बाद में इलाहाबाद की जो प्रयागराज की जो इलाहाबाद इस समय प्रयागराज नाम रख दिया गया है, इलाहाबाद की संधि को, विद्रोह को समाप्त स्टार्ट किया जाता है जून 1857 में। और लियाकत अली खां वहाँ के राजा होते हैं, होस्टिंग करता होते हैं। यहाँ पे लियाकत अली खां स्टार्ट करते हैं और कर्नल नील के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है 1858 में। कर्नल नील के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है 1858 में। एंड फतेहपुर सिकरी जो है, फतेहपुर नाम है, फतेहपुर में वो स्टार्ट होता है अजीमुल्ला वहाँ के होस्टिंग करता थे, राजा थे, वहाँ के जो नेता थे, वहाँ स्टार्ट होता है 1857 में। और जनरल रेनार्ड द्वारा वो 1858 में समाप्त कर दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1857 का विद्रोह, इसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह भी कह सकते हैं। कुछ लोगों का प्रतिपादन है कि ये 1857 का जो विद्रोह था, पहला विद्रोह ही था, तो ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह नाम दिया गया था। चलिए कुछ और फैक्ट्स हम देखते हैं 1857 के विद्रोह में। जो कुछ पुस्तकों का, जो उस समय लेखक थे जो पुस्तक लिखते थे,
तो उन्हीं पुस्तक के द्वारा हमको जानकारी मिलती है कि आखिर 1857 का विद्रोह कैसे हुआ था। कुछ बुकों को पढ़ करके, बुक क्योंकि पढ़ी रहती हैं, तो कुछ लोग थे जो कि अपने बुकों में ये बताया है 1857 की कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, वी.डी. सावरकर, इसके लेखक वी.डी. सावरकर थे। ये पूछता है एग्जाम में, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वी.डी. सावरकर की जो लेखक है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, वी.डी. सावरकर। नेक्स्ट है द ग्रेट रिबेलियन, अशोक मेहता द्वारा लिखा गया था। एंड उस समय एक और बुक थी, सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 सिपॉन म्यूनिटी, तो आरसी मजमूदार थे। तो 1857 के जो ये फैक्ट हैं यहीं समाप्त होता है। तो नेक्स्ट हम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन को डिस्कस करते हैं। तो इसमें हिंदू सुधार आंदोलन स्टार्ट होता है, जिसके मेन थे राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज की जो स्थापना होती है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा होती है। इनका परिचय है, राजा राम मोहन राय 22 मई 1772 को जन्म लेते हैं, 27 सितंबर 1833 की तक ये रहते हैं और इनका जन्म स्थल राधानगर, हुगली, बंगाल में होता है। राजा राम मोहन राय की बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन थे ये, हमारे आंदोलन में जो हिंदू सुधार आंदोलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन थे। इनका नाम दिया गया था, जिसके इनके कई उपाधि से दिया जाता, जैसे राजा की उपाधि मुगल शासक अकबर द्वितीय द्वारा ये दिया गया था, राजा की उपाधि, राजा राम मोहन राय। एंड युगदूत का नाम, ये युगदूत भी कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है राजा की उपाधि किसने दी थी, मुगल शाह अकबर द्वितीय ने दिया था। एंड युगदूत की कौन दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने द्वारा दिया गया था। संवैधानिक आंदोलन के जनक भी इसी, जो संवैधानिक आंदोलन के जनक कौन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा ये कहा गया था। भारतीय नव जागरण के अग्रदूत, जनक, आधुनिक भारत के पिता, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, सब इनका नाम है। एंड नव प्रभात का तारा, अतीत एवं भविष्य के माध्यम, मध्य सेतु, एक पुल की तरह काम करते थे। भारतीय जागृति के जनक, नए भारत का मसीहा, कई नाम दिए जाते थे, नए भारत का मसीहा और प्रथम आधुनिक पुरुष एवं युग पुरुष आदि का सम्मान प्राप्त हुआ था इनको। तो राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज की स्थापना के बारे में आपको ये याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं कि इनकी उपाधि कैसे दी गई थी। तो यूपीपीसीएस, आरओ, बहुत ऐसे एग्जाम है जो वनडे एग्जाम होते हैं, उसमें भी पूछा जाता है और सिविल सर्विस में भी पूछा जाता है। अभी जो एग्जाम होने वाले हैं, अभी यूपीपीएससी प्रीलिम्स का एंड आरओ का एग्जाम होना है और कई एग्जाम होना बाकी है, तो इसमें ये सारी चीज़ें, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आने वाले, एक कई बार पूछा भी गया है, जो कई बार एग्जाम में, बार एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, ये वहीं से बना है और ये सारी चीज़ें और आगे भी देखते हैं। कुछ जो प्रकाशित समाचार पत्र पत्रिकाएं उस समय थी, जैसे संवाद कौमुदी बांग्ला में, एंड मिरात उल अखबार जो अंग्रेजी फारसी भाषा में 1822 ईस्वी में, एंड ब्रह्म निखिल मैगजीन भी थी और कुछ प्रमुख पुस्तकें, रचनाएं उनकी थी, तुहफात उल मुआदिन एंड एकेश्वरवादी का उपहार 1809 ईस्वी में, जो फारसी भाषा में प्रकाशित प्रेजेंट ऑफ जीसस एंड जीसस का उपदेश प्रवचन 1820 में, एंड स्थापित संस्थाएं कुछ थी, वेदांत सोसाइटी 1816 ईस्वी में, कलकत्ता में आत्मीय सभा का, जो ये पूछा जाता है आत्मीय सभा का कब स्टार्ट हुआ, 1814 से 15 में कोलकाता में, हिंदू कॉलेज की जो स्थापना 1817 ईस्वी में, कलकत्ता डेविड हेयर की अग्रणी भूमिका थी, वेदांत कॉलेज 1825 में, कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में एक कलकत्ता में की गई। ये सारा चीज़ हमने फैक्ट को डिस्कस कर लिया। तो इसमें हम नेक्स्ट हम देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज, जो आर्य समाज की जो स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, एंड जन्म इसका, चलिए हम इनके जन्म के बारे में देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, ये 12 फरवरी 1824 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थल टंकारा, ये गुजरात के निवासी थे, ये गुजराती थे और बचपन का नाम इनका मूल शंकर था। जो दयानंद सरस्वती बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे, ये मूल शंकर इनका नाम ही था, जो दयानंद सरस्वती था और इनका नाम मूल शंकर था, बचपन का नाम मूल शंकर के नाम से जाना जाता था। इन्होंने बहुत तपस्या की, घोर तपस्या की, तब जाके इनको दयानंद सरस्वती का जो सम्मान प्राप्त हुआ और आर्य समाज की स्थापना की। और ये एक तो स्थापित संस्था जो थी, कुछ संस्थाएं थी, आर्य समाज की जो संस्था थी 1875 ईस्वी में बम्बई में स्टार्ट किया गया था। वहाँ का नारा था वेदों की ओर लौटो। वेद जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेद, 4 वेद हमारे जो हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वेदों से हमारी ज़िंदगी बदल सकती है, अगर आप इसको अच्छे से समझ लिए, जान लिए, तो वेदों को अगर समझ लिया तो जीने की कला आपको बहुत अच्छे से प्राप्त हो जाएगी। और भारत
ये पढ़ना ही नहीं होता है। हिस्ट्री पढ़ने से आपकी ज़िंदगी बदलती है और इससे आपको एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसमें अगर आप इसमें इंटरेस्ट आप बढ़ाते हैं या इसमें बहुत अच्छे से आप पढ़ाई करते हैं हिस्ट्री में, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो इसी वही मैं कहना चाहता हूँ, वेदों की ओर लौटो। इन्होंने ये जो आर्य समाज है, समाजों की स्थापना में उन्होंने कहा था। एंड भारतीयों के लिए है स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। स्वराज जो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था उसी समय। एंड उनकी उपाधि से इनको कुछ उपाधि भी दी गई। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। एंड सुधारात्मक कार्य कुछ इन्होंने किया था, जैसे वेदों का पुनरुत्थान, वैदिक धर्म की पुनः स्थापना। जो वैदिक जो धर्म था वो समाप्त हो गया था, वैदिक चीज़ों को समाप्त कर दी गई थी, तो इन्होंने फिर से स्टार्ट किया, वैदिक धर्म की पुनः स्थापना कर दी। एंड सामाजिक एंड धार्मिक कुरीतियों का प्रबल विरोध भी किया। जो सामाजिक धार्मिक कुरीतियाँ थी, अनेक प्रकार के जो बेवकूफ़ों वाला काम किया जाता था उस समय, जो कुरीतियाँ थी, तो उस समय तो इनके विरोध में इन्होंने काम भी किया। और आंदोलन भी थे, जैसे शुद्धि आंदोलन, पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश करना, एंड गौ रक्षा आंदोलन, जो गाय का जो रक्षा है उनका करना। एंड दंडी स्वामी पूर्णानंद ने ही मूल शंकर का नाम स्वामी, जो उनके मूल शंकर का नाम बदलकर स्वामी दयानंद सरस्वती रखा। दंडी स्वामी पूर्णानंद ने, इनके जो स्वामी थे, पूर्णानंद इनके स्वामी थे मूल शंकर के। तो मूल शंकर एक जो इन्होंने मतलब उनके जो स्वामी थे इनके, उसी से स्वामी के नाम से इनका नाम जो है कि स्वामी दयानंद सरस्वती रख दिए, पूर्णानंद के द्वारा रखा गया था। पूछता है एग्जाम में, कई बार आया हुआ है एग्जाम में, मूल शंकर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती किसने रखा? तो दंडी स्वामी पूर्णानंद ने रखा था। नेक्स्ट है, तो सारा जब पूर्णानंद स्वामी मूल शंकर ये सारा स्पिरिचुअल की बात करते हैं, तो ये स्पिरिचुअल की जिंदगी में इन्होंने बहुत तपस्या की। मूल शंकर ने, स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम, मतलब मूल शंकर माने स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने बहुत तपस्या की और एक स्पिरिचुअल ज्ञान को प्राप्त किया और वेदों के बारे में समझा। तो इनके जीने की कला एक बहुत अच्छे से इनको प्राप्त हो गया और लाइफ में बहुत एक तपस्या के, घोर तपस्या के को प्राप्त किया। एंड कुछ पुस्तकें भी हैं इसी समय इनकी प्रमुख पुस्तकें रचनाएं, जैसे सत्यार्थ प्रकाश संस्कृत में 1874 ईस्वी में, खंडन 1866 ईस्वी में, अद्वैत मत का खंडन 1873 ईस्वी में। सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज का बाइबल भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज का बाइबल भी कहा जाता है। तो सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने लिखा है कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से बेहतर है। जो हमारा कहने का ये मतलब है, जो हमारा देश है चाहे जैसा भी हो, लेकिन हम अपने देश में हैं। जो विदेशी अगर हम मखमल पे सो रहे हैं तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि हम उनके द्वारा सताए जाते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया तथा स्वराज शब्द का प्रयोग किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया तथा स्वराज शब्द का प्रयोग किया। बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट के बारे में हम देखते हैं, इसमें हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे हमारे देश के। स्वामी विवेकानंद एवं रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर दिए थे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था। इनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। इनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त, माता का नाम था भुवनेश्वर देवी। गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, इनके गुरु थे। पहले गुरु हुआ करते थे, टीचर हुआ करते थे, जो उनको शिक्षा देता था, स्पिरिचुअल शिक्षा दिया जाता था। पहले वेदों टाइप का, जो वेद की ज्ञान के बारे में बताया जाता था। तो संस्थापित जो संस्था थी रामकृष्ण मिट, जो रामकृष्ण मिशन, इन्हीं के द्वारा, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा ये 1897 बेल्लोर में, कोलकाता में ये स्थापित किया जाता 1897 ईस्वी में। ये सारा जो ये मिशन स्टार्ट भी होता है उसी समय विद्रोह भी होता है, 1857 का विद्रोह। इसके बाद सारा जब ये 1857 का विद्रोह समाप्त होता है तब भी वो सारा विद्रोह दबा दिया जाता है और जो अंग्रेजों का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भारत पर जो है कि पूर्ण रूप से प्रतिपादित हो जाता है और वो शासन करने लगते हैं, सबको दबा दिया जाता है। उसी समय की ये सब बात है कि 1897 में ये सब मिशन की स्थापना की गई थी। तो उसी समय बताइए, इतनी लड़ाई के समय में भी सभी संस्थाएं हमारी चल रही थी और स्थापित किया जा रहा था। तो देखते हैं हिंदू सामाजिक धार्मिक आंदोलन एवं संगठन के बारे में हम देखते हैं, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एशियाटिक सोसाइटी वर्ष 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा एक कोलकाता में, और युवा बंगाल आंदोलन इसको स्टार्ट वर्ष 1826 में हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो के द्वारा
उसके संस्थापक थे और कलकत्ता में सारा चीज़ कलकत्ता में हो रहा है। और ब्रह्म समाज की 1828 में राजा राम मोहन राय कोलकाता में, तत्वबोधिनी सभा 1839 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर कलकत्ता में बंगाल में, ये सारी सभाएं हैं। नेक्स्ट है परमहंस मंडली 1840 में, गोपाल हरिदेश मुख बंबई में, एंड रहनुमाई दायसन सभा ये 1851 में दादा भाई नौरोजी द्वारा बंबई में, प्रार्थना समाज 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एम.जी. रनाडे द्वारा बंबई में, इसके जो संस्थापक थे। आर्य समाज 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती थे, ये बंबई में। एंड थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 मैडम H.B. ब्लाउतोस्की एंड कर्नल H.S. अलकाच न्यूयॉर्क। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 G.G. अगरकर पूना में। एंड इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 महादेव गोविंद रानाडे उसके संस्थापक थे। एंड जो लाहौर में रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था बेलूर में। एंड सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 गोपाल कृष्ण गोखले मुंबई में। पूना सेवा सदन 1919 श्रीमती रामाबाई रानाडे पूना में। सोशल सर्विस लीग 1911 N.M. जोशी मुंबई में। सेवा समिति की 1914 में H.N. कुंजरी इलाहाबाद प्रयागराज। हिंदू महासभा 1915 मदन मोहन मालवीय द्वारा हरिद्वार में। विमेंस इंडियन एसोसिएशन 1917 लेडी सदाशिव अय्यर मद्रास में। विश्व भारती 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर कलकत्ता में, ये किया गया था सारा संगठन। एंड हम देखते हैं कि निम्न जाति आंदोलन एवं संगठन, जो निम्न जाति आंदोलन थे उनका संगठन भी था। जैसे सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में, संस्थापक ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र में। निम्न जाति जो कैटेगरी, जो एससी कैटेगरी और उससे नीचे के जो थे वो सारी चीज़ें यहाँ पे बात की जा रही है। निम्न समाज की निम्न जाति जो आंदोलन थे, तो आंदोलन उनका संगठन था। जैसे अरबीपुरम आंदोलन 1888 में। श्री नारायण जो गुरु थे वो उनके होस्टिंग करता थे। अबीपुरम केरला में स्टार्ट हुआ था। श्री नारायण धर्म परिपालन योगन 1903 में। श्री नारायण पद्मनाभन पल्पू एवं कुमार आसन केरला में। एंड डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी 1906 VR सिंधे मुंबई में। एंड बहुजन समाज 1910 में मुकुंद राव पाटिल सतारा महाराष्ट्र में। बहुजन समाज पार्टी जो स्टार्ट हुई थी उसी समय 1910 की बात है, उसी से ये लिया गया था BSP का। एंड मुकुंद राव पाटिल सतारा महाराष्ट्र में। चलिए तो जस्टिस पार्टी की बात करते हैं। 1915-16 में CN मुदालियर, TM नायर एंड P त्यागराज चेट्टी मद्रास। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मुंबई में। हितकारिणी जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा था 1924 में स्टार्ट किया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा मुंबई। इसमें एंड एक और आता है आत्मसम्मान आंदोलन 1920 में EB रामास्वामी नायक एंड बलिजा नायडू मद्रास में। मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन, मुस्लिमों के बारे में देखते हैं, इनका कुछ धार्मिक आंदोलन, उस समय आंदोलन सारा चल रहा है, उस समय लड़ाई झगड़ा चल ही रहा था 1857 ईस्वी के बाद भी, तो वो 1857 के बाद भी सारा चीज़ चल रहा था। तो उसमें आंदोलन कुछ थे, मुस्लिम भी आंदोलन करते थे, हिंदू भी आंदोलन करते थे, और वो सारी चीज़ें, एक सभा भी स्थापित किया जाता था, एक संगठन बनाया जाता था, वो सारा चीज़ें वहाँ पे स्टार्ट हुआ करता था। तो दारुल उलूम अथवा देवबंद आंदोलन, ये आंदोलन था जो कि वर्ष 1866 में स्टार्ट होता है। उसके संस्थापक मुस्लिम ही था, मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं राशिद अहमद गंगोई। इनके ऊपर भी भैया परेशानी रहती थी, मुस्लिम के ऊपर भी। वहाँ का जो स्थान था देवबंद में। अलीगढ़ आंदोलन 1875 में सर सैयद अहमद खाजी थे, संस्थापक उसके थे। अलीगढ़ में भी आंदोलन स्टार्ट कर दिया था 1875 में, जो अलीगढ़ था। सारे मुस्लिम इकट्ठा हो गए। एंड अहमदिया आंदोलन 1889 से 90 में, ये मोहम्मद अहमद अमदनिया आंदोलन स्टार्ट भी कर दिए, जिसके मियाँ मिर्जा गुलाम अहमद थे एंड फरीद कोटा। एंड नेक्स्ट है नदवातुल आंदोलन, नदवातुल जो नदवाह उल उलेमा 1894-95। मौलाना शिबली नुमानी जो मौलाना थे, भाई साहब मौलाना थे, शिबली नुमानी थे, ये लखनऊ में अपना स्टार्ट कर दिए थे आंदोलन, मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन। ये कहते थे हम मुस्लिम ही सब बता लेंगे अपने भारत में, हर जगह इन्होंने आंदोलन ही स्टार्ट कर दिया, मुस्लिमों ने भी।
सब अपना अपना समाज के जो हिंदू है हिंदू का और मुस्लिम मुस्लिम का, सिख सिख का, सारे सब अपना ये आंदोलन स्टार्ट कर रहे हैं। ये इतिहास पढ़ना पड़ रहा है सबको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार आंदोलन भी देखते हैं। सुधार अधिनियम था, तो पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद करें। तो वर्ष की बात है 1795 की बात है। 1795 से 1804 में शिशुवध प्रतिबंध अधिकार जो अधिनियम था वो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली के द्वारा, एंड विषय था शिशुओं को मारने पर रोक। ये तो अच्छी बात है। तो उसके जो लॉर्ड वेलेजली इन्होंने अच्छा काम किया। तो 1829 में सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम, सती प्रथा जो प्रतिबंध लगा दिया गया था, लॉर्ड जो गवर्नर जनरल उस समय थे लॉर्ड विलियम बेटिक थे उस समय जब ये लगाया गया था। 1829 की बात है। सती प्रथा पर प्रतिबंध जो लगाया गया था राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लगाया गया था, और उन्होंने सपोर्ट किया था, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक ने वो सपोर्ट भी किया था कि 1829 की बात है, सती प्रथा को जो है कि समाप्त किया जाएगा, ये अधिनियम पर अधिनियम रोक लगाया जाएगा, होने नहीं दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 1829 की बात है। बाल विवाह निषेध अधिनियम की लॉर्ड विलियम बेटिक उसी समय थे, राजा वहाँ के गवर्नर जनरल थे भारत के, इंडिया के भाई। 1800 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि भाई 18 साल से नीचे के लड़कों का विवाह हो नहीं सकता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। बाल विवाह निषेध अधिनियम इससे कहते हैं। लॉर्ड विलियम बेटिक वहाँ के गवर्नर जनरल थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट, फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्जी चीज़ों को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू और अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं, मॉडर्न इंडिया के सारे फैक्ट्स हैं, जो कि एग्जाम में आने वाले एग्जाम में बहुत ही आपको लाभदायक होगा। 1837 में हिंदू महिला एंड संपत्ति जो अधिनियम था, लॉर्ड ऑकलैंड थे उस समय गवर्नर जनरल, हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया। उस समय जो हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, पहले ये सब नहीं था, हिंदू महिला संपत्ति का अधिकार ये सब कुछ नहीं था, महिलाओं के ऊपर बहुत दुर्दशा की जाती थी, सती प्रथा था। तो कुछ समय के बाद 1837 के बाद जब ये समाप्त कर दिया गया, उस समय हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार भी दिया गया कि भाई इनको भी संपत्ति का अधिकार दिया जाए। तो 1843 की बात है। दास प्रथा एंड प्रतिबंध अधिनियम, जो दास प्रथा, जो पहले दासी रखते थे, लॉर्ड एलन बरो थे उस समय, एलन बरो लॉर्ड एलन बरो हमारे गवर्नर जनरल थे उस समय, और विधवा विवाह को वैध ठहराया। सॉरी, इसमें जो दास प्रथा एवं पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया उस समय लॉर्ड एलन बरो। अच्छी बात है, दास प्रथा को खत्म कर दिया। 1843 की बात है। 1856 की बात है। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जो पहले सती प्रथा था तो उनको मार दिया जाता था, अगर किसी का विवाह हो गया है तो उसका दोबारा विवाह नहीं होना दिया जाता था। लेकिन अब क्या है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ये भाई अधिकार दे दिया गया, किसी के लिए कब तक वो जिंदा रहेगा। तो विधवा विवाह को वैध ठहराया, मतलब कि विधवा विवाह ऐसा नहीं है कि जो विधवा हो गए, जिनके पति मर गए हैं, वो दोबारा शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? कर सकता है। तो वही लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल थे। 1856 की बात है ये। और ईश्वरचंद्र विद्यासागर का प्रयास इसमें था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर भी बहुत प्रयास किए इसमें, उसमें होस्टिंग ही कर रहे थे, और गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अठारह 1872 की बात है, जो नेटिव मैरिज एक्ट, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, अंतरजातीय विवाह का वैधानिकता, जो उस समय नेटिव जो मैरिज एक्ट था, इसमें 1872 की बात है, तो कोई भी जात किसी भी जात से शादी कर सकता था। उस समय जो गवर्नर था लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा ये किया जा रहा था, और उसे होस्टिंग करता थे केशवचंद्र सेन के प्रयास किया गया था। अंतरजातीय विवाह को वैधानिकता प्राप्त कर दिया कि कर सकते हैं। नेक्स्ट है 1891 की बात है। एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट, जो लॉर्ड लैंसडाउन था उस समय गवर्नर था, लड़की की सहमत की आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष की गई, जिसमें बहराम जी बालामारी का प्रयास था। नेक्स्ट है 1930 की बात है। शारदा एक्ट, लॉर्ड इरविन थे। शारदा एक्ट क्या था? लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई तथा कन्या की न्यूनतम आयु 14 वर्ष की गई, निश्चित कर दी गई। भैया 14 साल की लड़की रहेगी तो उसकी शादी होगी, जैसे आज 21 साल कर दिया गया है, पहले 14 साल था और शादी हो जाती थी, एंड 18 साल का लड़का होना चाहिए। तो ये सब 1930 की बात है, शारदा एक्ट उसे कहते हैं। इसके जो समय गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के प्रयासों से ये भी किया गया था। 1931 की बात है। बाल विवाह निषेध अधिनियम, लॉर्ड इरविन ने ही बाल विवाह को निषेध अधिनियम भी स्थापित किया था। तो ये सब बाल विवाह को प्रतिबंध किया गया लॉर्ड इरविन के द्वारा, 1931 में ये कर दिया गया।
भाई 14 साल वही बाल विवाह है तो 1931 में शारदा एक्ट के द्वारा बाल विवाह निषेध अधिनियम लॉर्ड इरविन। तो सारे आंदोलन को हमने डिस्कस कर लिया कि क्या क्या किनके किनके प्रयासों से उस समय सब कुछ हो रहा है। 1900 ईस्वी तक सारा चीज़ हो रहा था। 1857 से वो सारे विद्रोह को हमने डिस्कस कर लिया। 1857 के जितने भी जो विद्रोह था, क्रांतिकारी विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह, सैनिक विद्रोह, सारा चीज़ें क्रांतिकारी जो क्या क्या रीजन थे, क्या क्या जो काजेज थे, ये जो इकोनॉमिक काजेज, पॉलिटिकल काजेज, एडमिनिस्ट्रेटिव काजेज, सारा चीज़ डिस्कस कर लिया। उसी समय सारी चीज़ें हो रही थी तो हमने सारा डिस्कस भी कर लिया जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इस टॉपिक में हम देखते हैं कृषक मजदूर एवं जनजातीय आंदोलन। ये सारे उस समय आंदोलन ही हो रहे थे और एग्जाम में ये सब सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। हिस्ट्री में जो मॉडर्न इंडिया है वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं उसमें। तो कृषक मजदूर एवं जनजातीय आंदोलन के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं कि उस समय क्या था, सारे फैक्ट को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। महत्वपूर्ण कृषक आंदोलन, जो कृषक आंदोलन थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे और कौन कौन से जो किसानों के द्वारा जो आंदोलन किए गए थे और उसके होस्टिंगकर्ता कौन थे, कारण क्या था, नेतृत्व कौन कर रहा था, वो सारा चीज़ यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे है मोपला विद्रोह 1836 से 1854, 1921 से 22 ईस्वी। तो मालाबार प्रभावित क्षेत्र थे। मालाबार कहाँ पे है? मालाबार जो केरल और इस सब एरिया में कर्नाटक के एरिया को मालाबार क्षेत्र कहते हैं। तो वहाँ के नेतृत्व हैं के एन हाजी सैयद काजी अली मुसलियार, नेतृत्व उनके नेतृत्व करता थे, होस्टिंग थे। उनका कारण था जमींदारों का अत्याचार एवं अंग्रेजी सरकार की खिलाफत विरोधी नीति। अब भैया उस समय किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेशन सिस्टम लगा दिया जाता था, रैयत बाणी ये सब किया जाता था। उसी को लेकर के आंदोलन भी कृषक मजदूर एवं जनजाति आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। जनजाति अपना आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि जनजाति जो समुदाय के लोग जंगलों में रहते थे वहाँ पे भी इन्होंने अपना प्रशासन स्टार्ट कर दिया कि यार वहाँ पे भी तो उनको उनका जो कल्चर है जो कि डिस्टर्ब हो रहा था, तो ये आंदोलन करना पड़ा। इसीलिए कृषक मजदूर आंदोलन एवं जनजातीय आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। सारे आंदोलन स्टार्ट हो जाते हैं। वही इसमें जो है कि सारे फैक्ट को डिस्कस किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पागलपंथी जो ये विद्रोह था, संगठन था, आंदोलन था, उत्तरी बंगाल में स्टार्ट होता है। उत्तरी बंगाल, इसमें जो नेतृत्व करता थे, जो होस्टिंग करता थे, करम शाह एवं टीपू थे। जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह करना, जो जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह करना। जमींदार वही बनते थे जो बड़े बड़े होस्टिंग करते थे। नेक्स्ट देखते हैं फराजी आंदोलन 1838 ईस्वी में फरीदपुर बंगाल से स्टार्ट होता है। उसके जो होस्टिंग थे हाजी सरियतुल्लाह एवं दादू मियाँ थे। जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह एवं अर्ध धार्मिक स्वरूप। चलिए नील विद्रोह देखते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 1859 और 1860 ईस्वी में। कब हुआ था? 59 से 60 में। बंगाल में ये विष्णु विश्वास एवं दिगंबर विश्वास थे इसके होस्टिंग। किसानों के बलपूर्वक नील की खेती करवाना, जो नील विद्रोह था बहुत इंपॉर्टेंट था। नील की खेती करवाते थे जबरदस्ती। वहाँ के जो किसानों से जो भारतीय किसान थे जबरदस्ती उनके खेतों में नील की खेती करवाया जाता था। अंग्रेज जो थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर था, वो उनसे जबरदस्ती जो है कि ये करवाता था। और उनका ये आंदोलन तब नील विद्रोह स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने, भैया कि तुम कैसे जबरदस्ती हमारे यहाँ कर सकते हो। ये बंगाल से स्टार्ट होता है। 1859 से 1860 की बात है। 1857 में जो हमारा रिवॉल्ट है, 1857 का जो रिवॉल्ट है वो स्टार्ट होता है। उसी समय की ये बात है नील विद्रोह 1859, 57, 58, मतलब 3 साल के बाद ये सारा स्टार्ट हो जाता है। और उसी समय ही ये किसानों के ऊपर बहुत अत्याचार होता है। नील की खेती करवाते हैं जिससे कि जो भूमि है खराब हो जाती थी और जो भी कुछ वहाँ प्राप्त होता था वो अपने इंग्लैंड ले जाते थे सारे धन को। तो उसके विष्णु विश्वास थे, दिगंबर विश्वास थे, किसानों के बलपूर्वक नील की खेती करवाना। चलिए तो पाबना विद्रोह है 1873 से 1876 ईस्वी में और प्रभावित क्षेत्र है बंगाल। एंड ईशान चंद्र राय एंड केशव चंद्र राय, शंभुनाथ पाल उसके जो होस्टिंग करता थे। भाई काश्तकारी की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र, बेदखली का लगान वृद्धि जो करते थे, जो काश्तकारी थे जमींदार पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र रहते थे। एंड बेदखली एवं लगान जो वृद्धि थे, लगान मतलब कर लगा दिया जाता था। उसी के विद्रोह में पाबना विद्रोह स्टार्ट हुआ बंगाल में। नेक्स्ट देखते हैं दक्कन का विद्रोह, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1874 ईस्वी से 1875 ईस्वी में। पूना, अहमदाबाद, सोलापुर एवं सतारा में बाबा साहब देशमुख थे होस्टिंग करता। उनके नेतृत्व में ये हुआ था। कपास कृषकों पर लगान, जो कपास की खेती होती थी वहाँ के किसानों पर
टैक्स लगा दिया जाता था, वृद्धि व महाजनों द्वारा बेदखली, लगान में वृद्धि कर दिया गया भैया कपास में कि तुम ये खेती करो और लगान हमको दो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिजौलिया आंदोलन 1905 से 1913, 1916, 1927 ये राजस्थान में स्टार्ट हो जाता है। वहाँ भी सब परेशान थे। सीताराम दास, उसके मलिक लाल वर्मा, ये हमारे सब भारतीय हैं, उन्हीं के होस्टिंग हुआ था। किसानों पर विभिन्न प्रकार के कर लगाए गए थे। उस समय इतने कर लगा दिए गए थे, बेचारे किसान इतने त्रस्त आ गए थे अंग्रेजों से कि बहुत बड़ी दुर्दशा हो गई थी और मरने के कगार पर आ गए थे किसान हमारे। तो बिजौलिया आंदोलन स्टार्ट हुआ, भैया आंदोलन तो करेंगे। तो सीताराम दास और मणिक लाल वर्मा वहाँ के बिजौलिया आंदोलन के होस्टिंग करता थे। नेक्स्ट देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन भी स्टार्ट होता है। 1917 की बात है। तो धीरे धीरे बढ़ रहा है ये आंदोलन, और उसी समय सारे देश जब तक आज़ाद नहीं हो जाता बहुत से आंदोलन सब चलते रहते हैं, कंटिन्यू चलते रहते हैं। वही यहाँ इसमें पढ़ना है आपको, जितने आंदोलन हैं इसके कागज भी क्या हैं वो सारा आपको पता चल रहा है। हम सारे फैक्ट को डिस्कस भी कर रहे हैं। तो चंपारण, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी, ये सब बिहार की बात कर रहे हैं। चंपारण जो 1917 की बात है, 17 की बात है, ये सब स्टार्ट होता है। उस समय महात्मा गांधी 1915 में भारत आ गए थे। उसी समय की सब बात चल रही है कि चंपारण जो है था महात्मा गांधी उसके होस्टिंग करता थे। राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रज किशोर प्रसाद थे, राजकुमार शुक्ल आदि थे, शुक्ल आदि। एंड जो 3 कटिया प्रणाली के विरोध में ये सब स्टार्ट हुआ था चंपारण आंदोलन। नेक्स्ट देखते हैं, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन 1918 में। अब देश आज़ाद के कगार पर जा रहा है, आज़ादी के कगार पर जा रहा है, तो धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है सारा आंदोलन। खेड़ा ये गुजरात स्टार्ट होता है। महात्मा गांधी उसके जो खेड़ा सत्याग्रह के महात्मा गांधी कार्य उसके होस्टिंग थे, उन्हीं के नेतृत्व में ही हुआ था। फसल की बर्बादी के बाद भी राजस्व वसूलना सबसे बड़ी बात है। ये खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन 1918 की बात है। अंग्रेज जो थे कि फसल की अगर बर्बादी हो गई, फसल अगर नहीं हुआ तो भी कर देना पड़ता था। ये बहुत बड़ी बात है कि बेचारे कहाँ से देंगे जब कुछ पैदावार ही नहीं हुआ तो ये कहाँ से देंगे। तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ, गुजरात से स्टार्ट होता है। तो महात्मा गांधी भी अब आकर के अफ्रीका से यहाँ चले जाते हैं और वो भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। फसल की बर्बादी के बाद राजस्व वसूल करना, ये तो बड़ी बात है। अंग्रेजों का इतना बड़ा यहाँ पे दबदबा था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या बहुत बड़ी समस्या थी। चलिए और भी देखते हैं। अवध किसान आंदोलन 1920 ईस्वी की बात है, जो प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद में उत्तर प्रदेश, हमारे जौनपुर फैजाबाद की बात कर रहे हैं। ये सब सारे एरिया उसी के एरिया में आता है। जो उत्तर प्रदेश में रामचंद्र उसके होस्टिंग करता थे। अवध लगान वसूली, तो उस समय अवध का शासन था और वसूली करता था। भू बेदखली का नियम लागू कर दिया, ये तो बड़ी बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तो आपको केवल पढ़ाई करना है, स्टडी करना है और इसको याद करना है आपसे क्या मतलब है। तो ये सारी अवध किसान आंदोलन ये सब है, आप इसको बहुत अच्छे से स्टडी करिए। एक आंदोलन 1921-22 में ईस्वी में बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, बहराइच में स्टार्ट होता है और उसके होस्टिंग करता थे मदारी पासी। लगान में वृद्धि के जो लगान में एक आंदोलन क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि लगान में वृद्धि के विरोध में कर सब ये लगा दिया जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बरदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में सूरत का बरदौली तालुका वल्लभ भाई पटेल द्वारा ये लगान में वृद्धि के विरोध में हर जगह लगानी हो रहा है भैया। किसानों के ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा था उस समय। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में स्टार्ट होता है। कंपाराम भुवन सिंह उसके होस्टिंग करता होते हैं, उन्हीं के नेतृत्व में किया जाता है। कंपाराम भुवन सिंह के नेतृत्व में बंगाल में तेभागा आंदोलन 1946 की बात है। बस 1 साल बचा है देश आज़ाद होने में। तो बटाईदारों ने निर्णय लिया कि किसानों को 50% की जगह अब 33% ही दिया जाए। भाई बताइए, 50% अब 33% दिया जाएगा जो भी प्राप्त कर रहे हैं। चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। जो भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भू आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात जब स्वतंत्रता प्राप्त हुआ तब भी भैया आंदोलन चल रहा है, भू आंदोलन, उसका नेतृत्व जो है विनोबा भावे ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भू आंदोलन का नेतृत्व करता विनोबा भावे। ये कब हुआ था? स्वतंत्रता के पश्चात। चलिए अब जो जनजाति विद्रोह भी हुआ था, जब जनजाति विद्रोह इसलिए हुआ जो एसटी कैटेगरी के जो जंगलों में रहते थे उनके द्वारा भी विद्रोह स्टार्ट हो गया। जनजातिवाद से चुआर 1768 में, और जो राजा जगन्नाथ दुर्जन सिंह नेतृत्व करता थे, और झारखंड एवं बंगाल में ये सब, यहाँ एसटी कैटेगरी झारखंड में ज़्यादा रहते हैं, तो ये बंगाली और झारखंडी लोग यहाँ पे हैं। और इसके बाद देखते हैं प्रमुख जनजाति बघेरा विद्रोह 1818 से 1820 में, बघेरा सरदार और बड़ौदा में। नेक्स्ट देखते हैं 1820, 1822 में, 1832 में राजा प्रहात सिंह भूम छोटा नागपुर आपके
इधर एरिया रांची और ये सब एरिया में पड़ता है, राजा प्रहार। भील आंदोलन जो स्टार्ट होता है, जनजाति विद्रोह स्टार्ट होता है 1812 से 19 में, 1825 ईस्वी में। ये लोग भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अंग्रेज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अपना जंगलों में भी स्टार्ट कर देते हैं, कि उनको कहते हैं कि तुम अपना जो वहाँ के कल्चरल जो चीज़ें थी एंड स्पिरिचुअल चीज़ें थी, या वहाँ के जो फ्रूट्स थे और सब निकलते थे, उन पर भी कब्जा स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिए। तो भील लोग क्या खाएंगे, जनजाति विद्रोह इसलिए स्टार्ट हो गया था। तो त्रिम्बकजी दांगलिया शिवरमपुर के नेतृत्व में खानदेश में, एंड खासी गोरा खासी ये है 1827 और 1833 में ईस्वी में राजा तीरथ सिंह मुकुंद सिंह बारमानिक इनके नेतृत्व करता थे, होस्टिंग थे। खासी पहाड़ी असम और मेघालय, जो गोरा और खासी ये सब जो जनजातियाँ रहती थी ये पहाड़ी इलाकों में, असम और मेघालय में, इन्होंने भी अपना आंदोलन, ये अंग्रेज हर जगह पहुँच गए, बदमाश कहीं के, ये हर जगह अपना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, इकोनॉमिक पावर एंड पॉलिटिकल पावर हर जगह लगा दिए। जंगलों में भी नहीं छोड़े इनको, इसलिए जनजातीय आंदोलन स्टार्ट हो गया, जनजातीय आंदोलन करना पड़ा, यही कारण है। आप इसको बहुत अच्छे से याद करिए, और याद नहीं करना है, आप अपने माइंड में इसको डेवलप करिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, सीखिए कि कैसे हमें हिस्ट्री को पढ़ना है। हिस्ट्री में आपको बिल्डअप हो जाएगा, कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा और कभी नहीं भूलेगा। अगर किसी चीज़ की डिजायर है तो आप कर सकते हैं, डिजायर होनी चाहिए, सीखने की कला होनी चाहिए, आप सीख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोल 1831 से 1832 ईस्वी में बुद्धो भगत व गंगा नारायण ने छोटा नागपुर में, एंड खोंड जो खोंड है जो ये जनजाति है 1846, 48, 55, 14 में चक्र बिश्नोई और राधा कीर्तन उड़ीसा में, उड़ीसा वाले भी स्टार्ट कर दिए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ आंदोलन और हैं, इस देख लेते हैं। संथाल आंदोलन, संथाल जो हैं झारखंड में ज़्यादा संथाली लोग यहाँ ज़्यादा रहते हैं। 1855-56 ईस्वी की बात है। सिद्धू कान्हू चांद भैरव उसके जो होस्टिंग करता थे, ये सब जनजाति लोग थे, एसटी वाले थे, शेड्यूल ट्राइब वाले थे, एंड बिहार झारखंड दोनों जगह पे ये विद्यमान हैं। जो अहोम है 1828 1833 ईस्वी में, एंड गोंधर कुंवर और असम और पूर्वी क्षेत्र में, असम वाले ये तब थे, अहोम जनजाति वहीं रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति कहाँ पे स्थित रहती है, ये करंट अफेयर में भी पूछा जाता है कि ये, या इस तरह से स्टैटिक जीके में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे अगर हर चीज़ कनेक्ट करके पढ़िए, हिस्ट्री, भूगोल और इकोनॉमिक, हर चीज़ को आप कनेक्ट कर पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ याद रहेगा। हिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भूगोल की भी बात कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे रंपा 1879 ईस्वी में, 1822 में, 1824 में एक ही बात हो रही है। अलूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश में स्टार्ट होता है, आंध्र प्रदेश में भी ये सब रहते हैं। मुंडा जाति बिरसा मुंडा छोटा नागपुर कहाँ पे है, ये एरिया जो है धनबाद और रांची, ये सब जो एरिया है ये छोटा नागपुर में आता है। बिरसा मुंडा 1899 1900 की बात है ईस्वी की। एंड ताना भगत 1920 और 30 की बात है। जतरा भगत, बलराम भगत छोटा नागपुर, ये सब झारखंड की बात हो रही है। जिया तरंग आंदोलन 1931 की ईस्वी की बात है। जेडोनाग एवं रानी गोडिल्ले एंड मणिपुर में स्टार्ट हो जाता है, सब चीज है ये। और भी आंदोलन होते हैं, देखते हैं, इनको भी देख लेते हैं आंदोलन को। नागरिक एवं गैर आदिवासी विद्रोह, तो सन्यासी विद्रोह जो उसके नेतृत्व करता थे केना सरकार, मंजर शाह एंड द्विज नारायण, बंगाल बिहार में प्रभावित क्षेत्र वही थे। और फकीर विद्रोह 1776 से 77 ईस्वी में मजनू मसाह, चिराग अली, भवानी एंड पाठक देवी एंड चौधरानी, ये सब थे उसके होस्टिंग करता, एंड बंगाल में स्टार्ट होता है। पाइक विद्रोह 1804 से 17 में, 1817 1825 में भी स्टार्ट होता है। खुर्दा के राजा एवं जगबंधु वहाँ के होस्टिंग करता थे, उड़ीसा में स्टार्ट होता है। एंड रामोसी विद्रोह 1822 में, 1829 में, 1839 से 41 में भी होता है। एंड चित्तर सिंह, उमाजी नरसिंह दत्तात्रेय वहाँ के होस्टिंग करता थे, पूना पश्चिम घाट में होता है ये। चलिए नेक्स्ट है कित्तूर का विद्रोह 1824 से 1829 ईस्वी में। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा के द्वारा होस्टिंग किया जाता है। एंड धारवाड़ के निकट, ये सब कर्नाटक की बात कर रहे हैं ये सब। एंड गडकरी विद्रोह 1844 ईस्वी में। कृष्णा दाजी पंडित, कोल्हापुर महाराष्ट्र की बात है। एंड फराइजी आंदोलन 1838 1858 ईस्वी में, ये सब आंदोलन है। सैयदुल्ला दादू मियाँ बंगाल में। कुका विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, भगत जवाहर पंजाब में होता है कुका विद्रोह 1840-41 में।
पागलपंथी विद्रोह 1825-1833 में, करमशाह टीपू एंड शेरपुर पूर्वी बंगाल में, थम्पी विद्रोह दीवान वेलु थम्पी त्रावणकोर केरला में स्टार्ट हो जाता है 1805 में। 1809 की बात कर रहे हैं। सारे विद्रोह को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम यहाँ पे सारा विद्रोह खत्म हो गया, 1857 की क्रांति खत्म हो गई। अब हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे नई चीज़ें आ रही हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। जो अंग्रेज थे यहाँ पे कुछ एक पार्टी की स्थापना भी करते हैं, तो उन्हीं के नेतृत्व में होता है। चलो उनसे पूछ कर किया जाता है। और गांधी जी भारत में आ चुके थे अफ्रीका से, उसी समय की बात है। स्थापना 1885 ईस्वी में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। उसको जो 1885 ईस्वी में होता है एलन ऑक्टेवियन होम द्वारा, उसी को कहते हैं होम, एलन ऑक्टेवियन होम द्वारा 1885 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय परिसर से होता है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ये 28 दिसंबर 1885 को बंबई से स्टार्ट होता है। और इसकी स्थापना के समय भारत का जो वायसराय था लॉर्ड डफरिन था। याद रखिए, लॉर्ड डफरिन था। पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। और किसके द्वारा स्थापित किया गया था 1885 ईस्वी में? होम द्वारा, एलन ऑक्टेवियन होम द्वारा, एलन ऑक्टेवियन होम द्वारा। चलिए हम और भी फैक्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। ये हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रीलिम एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीपीएससी एंड एआरओ एंड बिहार पब्लिक सर्विस में बीपीएससी के भी बहुत ज़्यादा पोस्ट आ गई है। तो ये सब सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रमुख तथ्य कुछ देख लेते हैं। जो प्रथम अध्यक्ष था WC बनर्जी था, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयबजी था, एंड प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष था जॉर्ज यूले, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। जो अध्यक्ष है सब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रमुख तत्व अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। एंड प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू इसके जो अध्यक्ष थी। एंड सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भी रह चुके हैं भैया। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख वार्षिक अधिवेशन, कुछ अधिवेशन को यहाँ पे डिस्कस। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हो जाती है तो मुंबई में होती है। WC बनर्जी इसके अधिवेशन 72 प्रतिनिधियों द्वारा 1885 की बात कर रहे हैं। तो ये हमेशा याद रहना चाहिए। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और ये होम द्वारा स्थापित किया जाता है। एंड 1885 में स्थल होती है, अधिवेशन होता है WC बनर्जी और इसके प्रमुख जो हैं इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने शामिल लिया। फिर दूसरा अधिवेशन होता है 1886 में, कलकत्ता में होता है। इसके जो अध्यक्ष बनते हैं दादा भाई नौरोजी बनते हैं, प्रथम पार्टी अध्यक्ष होते हैं। एंड नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो जाता है। एंड डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित करता है। भाई पार्टी बनाते हैं तो आमंत्रित करते हैं, जैसे एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं। मर्ज हो गया। 1887 का मद्रास में इसका स्थल मद्रास होता है, ये अधिवेशन है। एंड बदरुद्दीन तैयबजी जो बदरुद्दीन तैयब जी हैं प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं। भैया सबको अपना अपना दिया जाता है अधिवेशन में। तो सर्वप्रथम तमिल भाषा में, अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट, सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया था, जो कि शस्त्र अधिनियम के विरुद्ध में प्रस्ताव पारित किया। नेक्स्ट है अधिनियम 1888 का इलाहाबाद का प्रयागराज में स्टार्ट होता है। जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष होते हैं। एंड जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी भाषा में भाषण दिया। बहुत बड़ी बात है। 1885 की बात है, 1888 की बात है। नेक्स्ट है 1888 में इलाहाबाद हो जाता है। 1896 की बात है, कलकत्ता में रहीमतुल्लाह एम सयानी द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष बनता है। मुस्लिम सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया। उसी समय वंदे मातरम की जो गाया गया था 1896 में कलकत्ता में। 1905 में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले इसके जो कार्य जो इनके नेतृत्व में होता है। एंड बंगाल विभाजन की आलोचना की गई और स्वदेशी बहिष्कार कर दिया गया। कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी इसके होस्टिंग 1906 में। नौरोजी द्वारा स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। दादा भाई नौरोजी स्वराज शब्द का ये पूछा जाता है, स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। स्वशासन, स्वराज माने स्वशासन। सूरत अधिवेशन देखते हैं। रास बिहारी घोष कांग्रेस का प्रथम विभाजन।
कांग्रेस का विभाजन हो जाता है रास बिहारी घोष द्वारा 1907 की बात है, जिसमें नरम दल एवं गरम दल विभाजित हो जाता है। दो दलें स्टार्ट हो जाती हैं। कांग्रेस का प्रथम विभाजन, ये पूछता है कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? सूरत में हुआ था। और किसके द्वारा? राम बिहारी घोष उसके जो अध्यक्ष थे। 1911 में कलकत्ता में 1911 जो अधिवेशन कलकत्ता में बिशन नारायण दर पहली बार जनगण मन गाया गया वहाँ पे। 1916 में लखनऊ उसके अधिवेशन अंबिका चरण मजमूदार एंड बम्बई का गवर्नर लॉर्ड विलिंगटन ने अधिवेशन में भाग लिया था। नरम दल एवं गरम दल में समझौता तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में समझौता करवाया। 1917 की बात है, वो कलकत्ता में होता है। इनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बनती हैं राष्ट्रीय कांग्रेस की एंड सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया। तिरंगे झंडे को सर्वप्रथम कांग्रेस ने अपनाया था। अब 1917 की बात है, कलकत्ता में इनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी प्रथम। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है प्रथम महिला अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन थी? जो ये सब था इनी बेसेंट थी। तो कोलकाता में 1917 की बात है। 1920 की बात है, नागपुर सी विजय राघव चेरियार उसमें थे और भारतीय इसका जो अधिवेशन था भारतीय रियासतों के प्रति नीति घोषित की, भाषाई आधार पर प्रांतों के विभाजन एवं हिंदी को संपर्क भाषा बनाने की बात कही, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया। नेक्स्ट देख लेते हैं। 1923 की बात है, काकीनाडा ये स्थान है, वहां से स्टार्ट होता है। मौलाना मोहम्मद अली वहां के जो होस्टिंग थे। इस वार्षिक सम्मेलन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कर दी। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में की गई मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा सम्मेलन में। नेक्स्ट है 1924 में बेलगांव कर्नाटका की बात है। महात्मा गांधी ने वहां खुद अध्यक्ष बनते हैं। एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। पहली बार इन्होंने किया था, पहले नहीं थे अध्यक्ष। 1925 में कानपुर में स्टार्ट हो जाता है सरोजिनी नायडू के द्वारा एंड ये कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनती हैं। 1929 में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू एंड पूर्ण स्वराज प्रस्ताव की पारित कर देता है। 1931 में कराची में वल्लभ भाई पटेल मूल अधिकार का गवर्नर प्रस्ताव। 1936 में लखनऊ जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। नेहरू के समाजवादी भारतीय समस्याओं के हल करने की कुंजी बताया। कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्थापना कर दी 1936 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा लखनऊ में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। और 1937 में फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रथम अधिनियम जो गांव में हुआ था। 1938 में हरिपुरा गुजरात सुभाष चंद्र बोस द्वारा ये योजना समिति का गठन। सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी एंड झंडा गीत का स्वीकार कर लिया गया था। 1936 की बात है, त्रिपुरी मध्य प्रदेश सुभाष चंद्र बोस ने उस समय अध्यक्ष बने। पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव सुभाष चंद्र बोस एवं गांधी जी समर्थित उम्मीदवार जो सीतारमैया के बीच मतदान हुआ था एंड इसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए एंड परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रसंग में त्याग पत्र दे दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया। 1939 की बात है। तो ये हर जगह ये जो चुनाव होता है तो हर जगह अध्यक्ष बनते हैं। तो ये सारी चीजें हो रही हैं उस समय। 1940 में रामगढ़ में मौलाना अब्दुल आजाद बनते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद 6 वर्ष तक के लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। सब अध्यक्ष बन जाते हैं उस समय। 1946 की बात है, मेरठ में आचार्य जेबी कृपलानी भी अध्यक्ष रहे। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। स्वतंत्रता के समय भी मेरठ में के हैं ये आचार्य वहां के थे। 1946 में आचार्य जेबी कृपलानी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हो जाती है 1885 में और अध्यक्ष भी बनते हैं। सारी चीजें हमने यहाँ डिस्कस कर लिया और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए और भी देख लेते हैं। बंगाल विभाजन हो जाता है भैया 1905 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन 1905 में होता है। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा होता है। विरोध भी किया जाता है। विभाजन के निर्णय के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और बहिष्कार पर प्रस्ताव किया गया। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्र संजीवनी में दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्र संजीवनी में दिया था। बंगाल विभाजन जो प्रभावी होता है 16 अक्टूबर 1905 को। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है और बंगाल का विभाजन वहीं से प्रभावित होता है, वहीं से प्रभाव में आता है। बंगाल का विभाजन 1905 में होता है। 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन और शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है।
1905। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी ने राजनीतिक गुरु थे। उन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी के राजनीतिक गुरु थे। उन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कर दी थी। कुछ पॉइंट और देखते हैं। वर्ष 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी के आगमन पर दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया एंड जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वर्ष 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पूछ सकता है क्वेश्चन, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1912 ईस्वी में बनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है तथा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई जाती है। अब यहां पर जो नेक्स्ट स्टार्ट होता है, मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है। हर जगह गठन ही हो रहा है, तो यहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुस्लिम भी अपना चाहते हैं एक अलग अपना संगठन पाकिस्तान बनाना, तो वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। मुस्लिम लीग की स्थापना भी हो जाती है, तो इसीलिए यहाँ पे हमें स्टडी करना पड़ रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना भी हो जाती है। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में होता है। मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष चुना गया आगा खां को। मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिसंबर 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान के निमंत्रण पर ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षणिक सम्मेलन संपन्न हुआ। ढाका में मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ बना गया। बताओ, यही लखनऊ को ही मुस्लिम लीग का मुख्यालय बना लिया गया, और सम्मेलन में सलीमुल्लाह ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव पेश किया। बहुत इंपॉर्टेंट। सम्मेलन में सलीमुल्लाह ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव पेश किया था। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में। चलिए सूरत अधिवेशन भी देख लेते हैं। सूरत अधिवेशन कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिनियम 1907 के दौरान होता है। एंड सूरत अधिनियम की अध्यक्ष जो रास बिहारी बोस द्वारा, एंड जो कांग्रेस का विभाजन कारण इसका स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तौर तरीकों को लेकर हुआ था कांग्रेस का विभाजन। एंड परिणाम इसका क्या मिलता है? कांग्रेस नरम दल एवं गरम दल में विभाजित हो जाता है। कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। गरम दल, कुछ गरम दल थे, कुछ नरम दल थे। गांधी जी का कहना था भैया गरम दल वाले नरम दल वाले अलग अलग हो जाते थे, क्योंकि वो गांधी जी का थोड़ा सा ये विचार था कि ज़्यादा गरम मतलब उस तरह से अंग्रेजों के जो पावर को धीरे धीरे समाप्त करना है। तो ये सब उपाधियां कुछ दी गई हैं, तो कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1907 के दौरान सूरत अधिनियम 1907 के दौरान होता है। चलिए इन लोगों के बारे में कुछ देख भी लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक, इनको क्या क्या दिया गया था? बाल गंगाधर तिलक को कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको उपाधि दी गई थी लोकमान्य, जो भारत के बेताज बादशाह के नाम से, और प्रकाशित समाचार पत्र मराठा केसरी 1881 ईस्वी में। उत्सव की शुरुआत इन्हीं के समय में 1839 ईस्वी में गणपत उत्सव, 1895 में शिवाजी उत्सव। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वेलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा। एंड 1908 ईस्वी में केसरी में प्रकाशित तथ्यों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर इन्हें 6 वर्ष की सजा देकर मांडले जेल बर्मा भेज दिया गया 1908 में। राजद्रोह मतलब अंग्रेजों ने इनको राजद्रोह बना दिया बाल गंगाधर तिलक को, और इनको जेल भेज दिया, बर्मा में भेज दिया भैया, जेल में 6 वर्ष के लिए। और मांडले जेल में ही इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। गीता रहस्य, बताओ, जेल में रहकर बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य जो मांडले जेल में ही लिखी थी। पूछता है कि किस जेल में? मांडले जेल में। एंड कौन सी पुस्तक? गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। और तिलक ने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। तिलक ने कांग्रेस पर, जो बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस पर ये विरोध भी लगा दिया था, राजनीति करने का विरोध लगाया था। चलिए भारत के क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण, जो क्रांतिकारी आंदोलन था उसका प्रथम चरण देख लेते हैं। यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डिस्कस कर लेते हैं। वीडी सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला 1904 ईस्वी में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया। पी मित्रा ने बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना कर दी। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल जाकी ने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंगफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका, और परंतु किंगफोर्ड बच गया। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया, और 1908 ईस्वी में मात्र 15 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई थी।
23 दिसंबर 1912 में दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काफिले पर बम फेंका गया। इस घटना में रास बिहारी बोस और सचिन सन्यास की मुख्य भूमिका थी। जो बम फेंका गया था वायसराय लॉर्ड हार्डिंग में दिल्ली में, 1912 में दिल्ली को राजधानी बना दिया गया था उस समय। विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन, अब हमारे यहाँ क्रांतिकारी आंदोलन हो रहा है लेकिन विदेशों में ही क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे भारतीय विदेशों में भी रहते थे, तो वहाँ पे भी आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। जो कुछ सोसाइटी की स्थापना हो जाती है और वहाँ पे भी कुछ जो सोसाइटी हैं एंड जो हमारे भारत के वहाँ के निवासी लोग हैं इंडियन भारतीय, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे रहते हैं, वो भी वहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। भाई उनको भी देश की आज़ादी की चाहिए थी, तो सारी चीज़ें विदेशों में क्रांतिकारी का आंदोलन देख लेते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में लंदन में भारत स्वशासन समिति इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना कर दी थी 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। एंड मैडम भीखाजी कामा ने 1907 ईस्वी में स्टुटगार्ट जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में भारत का राष्ट्रीय तिरंगा हरा पीला व लाल रंग का ध्वज फहराया। इन्हें भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है, मैडम भीखाजी कामा को। 1907 में जर्मनी की बात है उस समय। और उसी समय 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना करी। सैन फ्रांसिस्को में जो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। सोहन सिंह भाखना इस पार्टी के अध्यक्ष थे। पूछता है कि अध्यक्ष कौन थे गदर पार्टी के? 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने फ्रांसिस्को के गदर पार्टी की स्थापना की। किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था 1 नवंबर 1913 ईस्वी को। महत्वपूर्ण कुछ घटनाएं हुई थी उसको देख लेते हैं। कामा गाटा मारू प्रकरण जो 1914 ईस्वी में, मार्ले मिंटू सुधार 1909 ईस्वी में, दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी में, प्रथम विश्व युद्ध जो स्टार्ट हुआ था 1914 से 18 में, होम रूल लीग आंदोलन 1916 ईस्वी में, लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में, मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 में एंड मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार 1919 ईस्वी में। लखनऊ समझौता देख लेते हैं थोड़ा से। जो 1916 ईस्वी में अंबिकाचरण मजमूदार की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ हुआ। लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से नरम दल और गलत दल का पुनः मिलन हो गया। अब ये फिर से मिल जाते हैं। जो कांग्रेस की 2 भागों में विभाजित हो जाता है, अब वो फिर से मिल जाते हैं लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से। एनी बेसेंट भी बहुत प्रयास किए थे, तो उस समय ये गरम दल नरम दल फिर से कांग्रेस में मिल जाते हैं, मतलब आपस में मिल जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। इस अधिनियम के कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना लखनऊ में होती है और कांग्रेस कहते हैं भैया तुम हमारे में ही मिल जाओ। उसी में लखनऊ समझौते का नाम दिया गया है। 1916 की बात है ये सब चीजें। महात्मा गांधी के कुछ संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। 1869 में हुआ था 2 अक्टूबर को, इसलिए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। इसके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतली बाई था। इनके पिताजी पोरबंदर, वांकानेर और राजकोट के दीवान थे और 1883 ईस्वी में 13 वर्ष की आयु में गांधी जी का विवाह हो गया था। 13 साल में इन्होंने विवाह कर लिया था, जिसे कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था। गांधी जी ने 1889 में 1891 ईस्वी तक इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई की और गांधी जी ने 1893 में गुजराती व्यापार दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन चले गए, इसलिए वो अफ्रीका चले जाते हैं। और देख लेते हैं गांधी के बारे में। गांधी जी अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष तक रहे। वे 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को भारत लौट आए थे। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे एंड गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले याद रखिए गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी ने 1917 ईस्वी में अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी। 1917 में अहमदाबाद में। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ गांधी जी की आत्मकथा है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ की जो आत्मकथा है। महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पुस्तक पत्र पत्रिका हिंद स्वराज, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, ये सारी पत्र पत्रिकाएं थी उस समय। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। इनका काम खत्म हो जाता है उसी समय। 3 जनवरी 1948 को सब काम खत्म हो जाता है। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर देती है। आज हमने बहुत सारी हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर लिया है।
ये सेकंड हमारा वीडियो है। थर्ड वीडियो हम नेक्स्ट हम लेक्चर में हम डालेंगे, तो ये थर्ड पार्ट मैं डालूंगा। ये दूसरा पार्ट है, ख़त्म हो जाता है यहीं पे। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार आप जरूर देखें, और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को 2 से 3 बार और जरूर देखें। तो आज हमने यहाँ तक कि कांग्रेस तक हम पहुँच गए हैं, और नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि सारा मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री समाप्त कर दिया जाए। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार, और इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें, जिससे कि जरूरतमंद लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे और उनको ज्ञान का भंडार, ज्ञान का नॉलेज बढ़े बहुत अच्छे से। और इस वीडियो में फर्जी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस नहीं की जाती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। जो फैक्ट्स है जो इसमें लिखे गए हैं, या जो फैक्ट्स है वही डिस्कस किया जाता है, तो जिससे कि आपके जो टाइम